बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और जीपीएस में। ये तीन विधाएं हैं, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और जीपीएस, जो आपस में एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई हैं। रिमोट सेंसिंग से हम डेटा अर्जित करते हैं, रिमोटली सेंस करके डेटा हमें मिलता है, हमें इमेजिंग मिलती है और हम किसी नेचुरल रिसोर्स को, फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं किसी दूरी से। अब रिमोट सेंसिंग के बहुत सारे तरीके हैं, रिमोट सेंसिंग के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम देखेंगे और इसे रिलेट करेंगे जीआईएस से, क्योंकि जीआईएस एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अगर आपके पास केवल डेटा है, अगर केवल आपके पास डेटा है तो इस डेटा को आपको यूज़ करना है, यानी कि डेटा को आपको इंफॉर्मेशन में बदलना है। यानी आप डेटा डोमेन में हैं, आपको इंफॉर्मेशन डोमेन में अपने आप को लाना है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रिमोट सेंसिंग डेटा आप कई सॉफ्टवेयर में खोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका इंटीग्रेटेड तरीका देखें तो आपको वो जीआईएस मिलेगा, क्योंकि जीआईएस एक ऐसी मेथोडोलॉजी है, ऐसा साइंस है कि रिमोट सेंसिंग डेटा को लेकर, रिमोट सेंसिंग डेटा अमूमन हमारा रास्टर डेटा होता है, रास्टर वेक्टर के बारे में भी बात करेंगे। तो रास्टर और वेक्टर डेटा को लेके इसको जीआईएस में, क्योंकि अभी ये जो डेटा लिया जाता है इसमें कोई जियो रेफरेंसिंग या कोई ज्योग्राफिक एक इंफॉर्मेशन नहीं होती है, यानी कि ये कोई स्पेशल डेटा नहीं होता है। स्पेशल डेटा वो होता है जिसके साथ स्पेस जुड़ा हो, यानी कि कोई लोकेशन जुड़ी हो, कोई भी स्पेस, लोकेशन, जगह, पॉइंट, उससे जो भी रिलेटेड हमारे पास डेटा होगा या हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे, पॉइंट्स होंगे, उन्हें हम स्पेशल डेटा कहेंगे। तो जीआईएस क्या करता है, ये जो आप डेटा आपको मिल रहा है रिमोट सेंसिंग से, इसको लेके आपको वो तरीके देता है जिससे आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकें, कोई डिसीजन मेकिंग कर सकें, और इस बेसिस पे जो आपके पास रिजल्ट आएगा जीआईएस से, या इसमें जो ऑपरेशन से एल्गोरिथम लगा सकते हैं आप, उन ऑपरेशन और एल्गोरिथम को लगा के आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा उससे आप कोई प्लानिंग कर सकते हैं, या आगे के लिए और कोई चीज़ अगर खराब हो रही है, खराब हो गई है, उसको ठीक करने की, मिटिगेट करने की, उसके लिए प्रिवेंटिव और करेक्टिव मेजर्स लेने की आप कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा फिर जीपीएस, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसा कॉन्स्टलेशन है जो वर्ल्ड वाइड है। यानी कि पहले यूनाइटेड स्टेट्स यूज़ किया करता था, फिर प्रविश ने यूज़ करना शुरू किया, फिर जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने अपने जीपीएस लॉन्च किए। कुछ देश हैं जिन्होंने अपने एरिया या अपने लोकेशन को अच्छे से उसकी एक्यूरेसी जानने के लिए, पोजीशन की एक्यूरेसी जानने के लिए अपने जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम बनाए। तो जीपीएस आपको, क्योंकि हम यहाँ पर रिमोट सेंसिंग मतलब डेटा, जीआईएस मतलब स्पेशल डेटा, जीपीएस मतलब उसकी लोकेशन, स्पेशल डेटा की इंफॉर्मेशन। जीपीएस आपको आपकी लोकेशन, आपका पॉइंट यानी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के अलावा अगर आप अपना एलिवेशन चाहते हैं, किस हाइट पे हैं आप, वो भी आपको जीपीएस प्रोवाइड करता है बहुत एक्यूरेटली। इसके बहुत सारे तरीके हैं, इस पर भी आज नजर डालेंगे। तो रिमोट सेंसिंग से शुरू करते हैं। रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स, अब अमूमन क्या समझा जाता है रिमोट सेंसिंग मतलब ये है कि आप एक सैटेलाइट है आपका, यहाँ से आप रिमोटली सेंस करें, लेकिन ऐसा हमेशा है नहीं। रिमोट सेंसिंग के प्लेटफॉर्म देखिए, ये एक टैंक, एक टंकी जो एक हाइट पे होती है, मुश्किल से 20 मीटर 30 मीटर की हाइट पे, वहां पर भी आप अपना सेंसर रख सकते हैं और इस सेंसर से आप एक लोकल कवरेज कर सकते हैं। लोकल कवरेज यानी कि आप मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है आपका और वो 200 मीटर बाय 200 मीटर में है और आपने सेंट्रली लोकेट कर लिया अपने आप को, यहाँ पर सेंसर रख दिया, तो उस जगह की आप इमेजिंग कर सकते हैं, उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, सर्वेलेंस कर सकते हैं और किसी जगह की इमेज ले सकते हैं। क्योंकि एक जगह की इमेज लेना, आपके पास कैमरा है तो कितनी जगह की इमेज लेंगे, अगर आप एक हाइट पे चले गए तो आपका कवरेज बढ़ जाता है और यही कॉन्सेप्ट यहाँ लागू होगा। देखिए, ये ग्राउंड बेस्ड कहते हैं इसको, ये ग्राउंड बेस्ड रिमोट सेंसिंग है और इस कवरेज को अगर आप बढ़ाएंगे, ये अगर कवरेज बढ़ जाएगा तो और आपको जगह मिल जाएगी और आप बड़े एरिया को बड़े पैमाने पे, बड़े तौर पे आप एनालाइज कर सकेंगे, तो उस इमेज को ले सकेंगे, फिर उसको एनालाइज कर सकेंगे। इमेज एनालिसिस यहाँ से शुरू होती है। एक अगर आप छोटा सा कैमरा लें तो वो भी एक इमेज होती है, एक हाइट पे, इतनी हाइट पे अगर आप जाके एवरेज सेंसिंग करें तो भी वो एक इमेज होती है। यहाँ पर अगर आए तो दूसरा तरीका होता है रिमोट सेंसिंग का, एयरप्लेन बेस्ड, यानी आप हवाई जहाज होता है, यहाँ पर आपके रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस आपके लगी हुई है, यानी कि सेंसर्स लगे हुए हैं। डिवाइसेस का मतलब मेरा सेंसर है। और जब एक स्टिपुलेटेड एरिया डिफाइन होता है कि हम यहाँ से यहाँ तक उड़ान भरेंगे, तो इस तरीके से ये ओवरलैपिंग के साथ उड़ान भरते हैं और जो जाके फिर वापस आते हैं। तो ये पूरा एरिया कवर करने के बाद ये एरिया कवर होता है, फिर उसका व्यू स्लाइड होती है। तो ये सारा एरिया आपको अलग अलग यहाँ पर ये पैचेस में इमेजेस ये आपको मिल जाती है। तो एक पर्टिकुलर एरिया को अगर आप हाई रेजोल्यूशन में इमेज करना चाहें, और ये आपके लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, या मिलिट्री के अलावा अगर आपकी
कोई जनरल पर्पज भी रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए कर सकते हैं आप। ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो ये फ्लाइट करती है। इसे हम एयरप्लेन बेस्ड रिमोट सेंसिंग कहते हैं। तीसरा जो सबसे प्रभावी तरीका है वो है सैटेलाइट बेस्ड। सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग में आप एक सैटेलाइट को यहाँ पर भेजते हैं अर्थ के ऑर्बिट पे। आपको पता है कि अगर हम एक दूरी के ऊपर भेज दें तो वो उस ऑर्बिट पे जाके रिवॉल्व करना शुरू करता है अर्थ के अराउंड। तो 500 से लेकर करीबन 1500 किलोमीटर तक जाता है। और जो मोस्टली हमारे जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं वो करीबन 800-900 किलोमीटर पे हैं अमूमन, क्योंकि ये थोड़ा सा उनकी हाइट भी वेरी करती रहती है समय के अनुसार। तो 800 से 900 किलोमीटर तक ये जाता है। और रिमोट सेंसिंग का मतलब ये होता है, अगर मैं इसकी एक्चुअल डेफिनेशन बताऊं तो रिमोट सेंसिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट और फिनोमेना फ्रॉम अ डिस्टेंस, मींस विदाउट टचिंग इट। ये रिमोट सेंसिंग होती है। तो सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग जैसे मैंने बताया ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि आपको एक तो कवरेज भी बहुत ज्यादा मिलता है, ऊपर से आपको एक बार इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और एक बार सैटेलाइट आपका ऑर्बिट में पहुंच गया तो फिर उसके बाद सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंचते ही आपको उस जगह की, उस एरिया की जो आपका रीजन है वहां की तो मिलेगी, साथ में आपको वर्ल्ड वाइड कवरेज मिल जाएगा। तो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट इस तरीके से होती है। अगर आपका एक ग्लोब है तो सन सिंक्रोनस इस तरीके से मूव करते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो इसे सन सिंक्रोनस कहते हैं। ये नॉर्थ साउथ पोल को भी कवर करती है और बाकी अर्थ को भी। अच्छा, कैसे कर पाती है? आप कहेंगे कि इसी एरिया को कर रही है, क्योंकि जब ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं तो साथ में अर्थ भी रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, तो इसलिए सारा कवरेज हो जाता है, मोस्टली सारा कवरेज हो जाता है। सन सिंक्रोनस का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी एक जगह दिल्ली में, अब दिल्ली में आपको मान लीजिए 10:35 पे इसका टाइम है, तो हमेशा 10:35 पे ही आपको मिलेगा। 20-25 मिनट के लिए आपको दिखेगा, उसमें आपको डेटा जो है यहाँ से डाउनलोड करना होता है। और इस 20-25 मिनट का आपको एक विंडो मिलती है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ग्लोबल कवरेज है, फिक्स क्रॉसिंग है, रिपीट सैंपलिंग है। एग्जांपल हम बहुत सारे सैटेलाइट के देखने वाले हैं यहाँ। एग्जांपल लैंडसैट है, स्पॉट है, आइकोनॉस है, आपका क्विक बर्ड है, वर्ल्ड व्यू है, जीओआई है। नॉन सिंक्रोनस सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी होते हैं जो एक समय पे नहीं आते हैं। ये ट्रॉपिक्स या मिड लैटिट्यूड्स के लिए या हाई लैटिट्यूड कवरेज के लिए होते हैं। ये हाई लैटिट्यूड यानी कि इस जगह के कवरेज के लिए उसको इस तरीके से बनाया जाता है, यूं करके वो मूव करते हैं ताकि ये हाई लैटिट्यूड कवरेज कर सके। और टिपिकल ऑल्टीट्यूड इनका 200 से लेकर 2000 किलोमीटर जाता है। किसी पॉइंट पे ये अर्थ के एकदम करीब होते हैं और किसी पॉइंट पे अर्थ से दूर चले जाते हैं। ऐसे इनकी ऑर्बिट होती है। एग्जांपल है TRMM और आइससैट। आइस से ही पता चल रहा है आपको कि ये कुछ बर्फीली जगह की रिमोट सेंसिंग करना चाहते हैं, नॉन सिंक्रोनस ऑर्बिट। फिर आता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हमने काफी अपने एकेडमिक्स में भी पढ़ा है। इसका मेन काम की ये था कि जो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ये हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है ग्लोबली। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में अगर आप रिमोट सेंसिंग करना चाहते हैं तो अगर आपका ये ग्लोब है यहाँ पे, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट करीबन 36,000 किलोमीटर पे होता है, अगर 36 के किलोमीटर पे, और इसका करीबन 1/3 ये कवरेज कर लेता है अर्थ का। ये थोड़ा सा ऊपर का, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़ा रह जाता है। तो अगर आप 3 लगा देंगे तो पूरा अर्थ का कवरेज हो जाता है, जिसे हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। अब जितना समय अर्थ रोटेट करने में लगाता है अपने एक्सिस पे, उतना ही समय ये सैटेलाइट अर्थ को रिवॉल्व करने में लगाता है। यानी कि किसी एक स्टेशनरी पॉइंट के लिए ये हमेशा स्टेशनरी दिखाई देगा, यानी कि ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि आप भी उसी गति से मूव कर रहे हैं और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी उसी गति से मूव कर रहा है। इसे हम लोअर मिड लैटिट्यूड को कवर करने के लिए, रीजनल कवरेज के लिए, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस सैंपलिंग आपको मिलती रहेगी। रिमोट सेंसिंग कितने प्रकार की होती है? 2 मेन प्रकार की आपकी रिमोट सेंसिंग। इसमें एक पैसिव रिमोट सेंसिंग होती है, एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग। पैसिव रिमोट सेंसिंग और एक्टिव रिमोट सेंसिंग का अंतर केवल इतना ही है, पहले मैं आपको इससे समझाऊं कि आपके पास एक कैमरा है, कैमरा से आप फोटो ले रहे हैं और कैमरा से फोटो लेते ही अगर आप दिन में ले रहे हैं तो आप फ्लैश ऑन नहीं करते, क्योंकि आपको सनलाइट मिल रही है, यानी कि नेचुरल सोर्स अवेलेबल है। उस नेचुरल सोर्स के कारण आपको लाइट की या फ्लैश की जरूरत नहीं है। यदि आप रात्रि में इमेजिंग कर रहे हैं तो आपको फ्लैश की जरूरत पड़ सकती है, या फिर दिन में ही अगर कम लाइट है तो आप फ्लैश का उपयोग करेंगे। तो अगर आप फ्लैश का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि मैं पैसिव रिमोट सेंसिंग कर रहा हूँ, और अगर मैं फ्लैश का उपयोग करके रिमोट सेंसिंग कर रहा हूँ तो इसे मैं कहूँगा कि हम एक्टिव रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं। तो पैसिव और एक्टिव का अंतर ये है कि आपके पास सन है या और कोई सोर्स हो सकते हैं, यहाँ पर सनलाइट आ रही है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है या फिनोमेना है, आप यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं सैटेलाइट से। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है इसके रिफ्लेक्टेंस का, ये ऑब्जर्वेशन पैसिव है। लेकिन अगर आप इसी को इस तरीके से देखें कि आपके पास यूं सैटेलाइट है, सैटेलाइट आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भेज रहा है और उसके बाद वेव्स भेज रहा है और उसके बाद इन्हीं को वापस ले रहा है, इसी को वापस लेके ऑब्जर्व कर रहा है कि
जो हमने भेजा है वो कैसे वापस आ रही है, और फिर उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, उसकी इमेजिंग बना रहे हैं, तो इसे हम एक्टिव रिमोट सेंसिंग कहते हैं। पैसिव रिमोट सेंसिंग में सोर्स आपका सन हो सकता है, और सन जो वेवलेंथ में रेडिएशन भेजता है वो 0.4 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक भेजता है, जबकि एक्टिव में जो सोर्स है वो आपके खुद ही होगा। यानी कि अगर आप रेडार भेज रहे हैं, लिडार भेज रहे हैं, रेडार होता है रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग, लिडार होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो रेडार हो चाहे लिडार हो, इस तरीके से आप अपनी वेव्स भेजेंगे और इसको वापस लेंगे, तो इसकी जो वेवलेंथ है करीबन मिलीमीटर से मीटर तक भी जा सकती है। अर्थ और एटमॉस्फेयर, ये दोनों आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप रेडार और लिडार का यूज कर सकते हैं, और इसमें फायदा ये होता है एक्टिव में कि आप चाहे वो रात हो, क्योंकि रेडार इमेजिंग खास तौर पे चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे बादल हो, वेदर कंडीशन का इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब पैसिव में वेदर कंडीशन, क्योंकि आप डिपेंडेंट है सन पे, आप डिपेंडेंट है वो वेदर कंडीशंस पे जो सन और ऑब्जेक्ट और आपके रिमोट सेंसिंग के डिवाइसेस के बीच में आ रही है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फिनोमेना चल रहे हैं। वेदर कंडीशन हो रही है, स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है, वेदर फॉर्मेशन हो रहा है, बर्फ या ओलावृष्टि के लिए तैयारी हो रही है, भाप हो रही है, स्मॉग हो रहा है, उन सबसे आपको थोड़ा सा असर पड़ेगा, जबकि एक्टिव में ऐसा नहीं। वेवलेंथ इसकी इतनी ज्यादा है कि वो उन छोटे पार्टिकल से इंटरैक्ट ही नहीं करते। रिमोट सेंसिंग जैसे आपने अभी 3 तरीके मैंने बताए किस तरीके से कर सकते हैं, और मैंने 2 तरीके बताए कि एक्टिव और पैसिव, ये अमूमन हमारा जरिया होता है कि हम इससे सैटेलाइट रिमोट में सेंसिंग कर सकें। तो रिमोट सेंसिंग जो रास्टर डेटा फॉर्मेट, अगर आप देखेंगे हमारे पास रिमोट सेंसिंग में डेटा कैसे आता है, एक बार हमने कर तो लिया, जैसे हमने एक फोटो खींच ली, हमारे पास डेटा कैसे आ रहा है, हम बोलते हैं डिजिटल कैमरा है। तो डिजिटल कैमरा में क्या होगा कि जो भी रिफ्लेक्टेंस आ रही है उसको, उन वैल्यूज को नॉर्मलाइज, पहले तो वो कंटिन्यूस मानते हैं, उसको हम सैंपल कर लेते हैं, और सैंपल करने के बाद जो हमारी वैल्यू आ रही है उसको हम क्वांटाइज कर देते हैं। जो क्वांटाइज वैल्यू है वो हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं रेगुलर स्पेस ग्रिड वैल्यूज के हिसाब से। यहाँ पर जो 10, 15, 17, 20, 21 आप देख रहे हैं, ये वो सारी वैल्यूज है जो हमारी रिफ्लेक्टेंस वैल्यू को कन्वर्ट करके सेंसर के थ्रू लिखी गई हैं, और हमें यही मिलता है। अलग अलग बैंड्स हो सकते हैं। बैंड्स का मतलब ये है कि आप इस तरीके से समझिए कि रेड के लिए अलग है, ब्लू के लिए अलग है, ग्रीन के लिए अलग है। अब डिटेल तो इसकी काफी सारी है, लेकिन फिलहाल हम इसको समझने के लिए RGB मानते हैं। अब होता क्या है कि अब ब्लैक से लेकर व्हाइट तक हमारे पास क्या है, डिस्प्ले की पॉसिबिलिटी है 8 बिट की। तो अगर हम कलर करना चाहते हो तो RGB कितना हुआ, 8 + 8 + 8 यानी कि 24 बिट पर पिक्सल, यानी कि हर एक पिक्सल में 24 बिट, यहाँ पर हर एक बिट में 8, हर एक पिक्सल में 8 बिट। अभी इसके बारे में बात करेंगे कि रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन आने वाला है। यानी कि हमारे पास जो वेरिएशन होगा वो 0 से लेकर 255 यानी कि 104 मैंने दिया, तो ये कोई एक ग्रे वैल्यू होगी या इंटेंसिटी होगी या जो दर्ज होगी यहाँ 0 से लेकर 255 तक। तो इमेज जो दिखेगी वो आपको क्या दिख रही है, इमेज में जो दिख रहा है वो आपको इंटेंसिटी दिख रही है, वो इंटेंसिटी जो वैरी करेगी उसी से इमेज बन जाती है। 4 टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन और टेम्पोरल रेजोल्यूशन। अब इसको रिलेट करिएगा केवल सैटेलाइट इमेजरी से। कोई भी इमेजिंग हो रही है, चाहे वो मैं कह रहा हूँ कि आप थर्मल इमेजिंग ही कर रहे हैं, चाहे वो आप कैमरा से कर रहे हैं, लेकिन वो सारी इमेजिंग जो है उसमें कुछ चीजें कॉमन है, वो है रेजोल्यूशन। इसमें कुछ चीजें हैं जो शायद आपके नॉर्मल इमेजिंग से रिलेट ना करें, लेकिन रिमोट सेंसिंग से आप बाकी इमेजिंग को रिलेट कर सकते हैं। इसीलिए इमेज एनालिसिस का जो ये कॉन्सेप्ट है वो हर जगह लागू होता है, क्या रिमोट सेंसिंग में नहीं। इसीलिए रिमोट सेंसिंग में 4 टाइप के हमारे पास रेजोल्यूशन है, स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन और टेम्पोरल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन अब देखिए मैं इसे समझाता हूँ। ये स्पेशल रेजोल्यूशन है 40x40, ये है 80x80 और यह 320x320 यूनिट आप खुद भी मान सकते हैं। एक यूनिट 40x40 यूनिट। अगर आप 40x40 यूनिट को कंपेयर करें 320x320 से, तो आप देखेंगे कि आपको इमेज कैसे दिख रही है, एकदम क्लियर दिख रही है। यहाँ पर आपको पिक्सेलेटेड दिख रही है, यानी कि आपको पिक्सल दिख रहे हैं। अब इस पिक्सल, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली इमेज में क्या होता है, पिक्सल ही तो होते हैं, तो वो पिक्सल में कुछ वैल्यूज है, इंटेंसिटी वैल्यूज है। जैसे ये आपकी कोई वैल्यू है, ये कोई एक वैल्यू है, व्हाइट है, यहाँ पर आपकी कोई ब्लू वैल्यू है, लाइट ब्लू है या व्हाइट तक चलिए। 320x320 में क्या है कि यहाँ पर आपके पास 320 पिक्सल यहाँ है, 320 पिक्सल यहाँ है। तो जैसे पिक्सल्स की वैल्यू बढ़ गई तो आपकी देखने में बहुत अच्छा हो गया। तो स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपका एक पिक्सल कितने बाय कितने मीटर को या कितने बाय कितने सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राउंड का। इसको हम अगर सैटेलाइट इमेज रिमोट सेंसिंग से अगर रिलेट करें तो उसे हम IFOV कहते हैं, इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू। 30 मीटर का रेजोल्यूशन आप देखिएगा इस एरिया का, वहीं पर 1 मीटर रेजोल्यूशन। दोनों इमेज में अंतर देखिएगा कि 1 मीटर रेजोल्यूशन में आप बहुत क्लैरिटी से देख सकते हैं और 30 मीटर रेजोल्यूशन में आप थोड़ा सा कम क्लैरिटी से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको बड़ा एरिया, देखिए यहाँ पर कम एरिया है, जो एरिया है वही एरिया आपका कम हो गया,
यहाँ पर एरिया बढ़ गया। तो अगर आपको एरिया ज्यादा चाहिए, ज्यादा एनालिसिस के लिए एरिया बड़ा चाहिए, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपके रेजोल्यूशन से। यदि आपको केवल उस प्रिसाइज जगह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप ये 1 मीटर का रेजोल्यूशन की इमेज यूज कर सकते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन का और एग्जाम्पल बताता हूँ। ये जो अलग अलग इमेज है यहाँ आपको अलग दिख रही है, वो अलग अलग, ये एक मान लीजिए ये आपका एक पिक्सल है, अभी पिक्सल छोटा होता चला जा रहा है, तो इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू क्या है, ये स्पेशल रेजोल्यूशन है। तो ये जो आप 80 बाय 80 देख रहे हैं पूरा है, पूरा पिक्सल 80 बाय 80 मीटर है, मतलब एक पिक्सल 80 बाय 80 मीटर ग्राउंड के रिप्रेजेंट करता है। अब इसी तरीके से थोड़ा यहाँ बढ़िए 40 बाय 40, तो ये हो गया। थोड़ा और ऊपर जाइए 20 बाय 20, ये हो गया करीबन, ये 20 बाय 20। ऐसे आप 0.5 पे 1 बाय 1 पे पहुंचे, 0.5 तो बहुत छोटा दिखाई देगा, देखिए 1 बाय 1 हो गया। और एकदम छोटे से भी जाइए, एकदम जो दिख भी नहीं रहा होगा, एकदम डॉट है वो 0.5 बाय 0.5। तो अगर आपका इमेज सोचिए, आपके इमेज में केवल 80 बाय 80 में है और 320 बाय 320 की इमेज है, तो 8 4 32 कितने आएंगे, 4 पिक्सल 4 बाय 4 16 पिक्सल में हो जाएगा। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलेगी। लेकिन अगर आप 320 बाय 320, अगर यहाँ 320 की बात की थी मैंने, 320 को अगर 0.5 करूँ तो आपको 640 बाय 640 की इमेज मिलेगी, 0.5 रेजोल्यूशन। तो आप देखिए कितना आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मैं यही कह रहा हूँ कि ओवरहेड ये है कि आपको क्लैरिटी तो मिल रही है, लेकिन ओवरहेड ये है कि आपका साइज उस इमेज का बहुत बड़ा है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन ये होता है कि जो सेंसर की कैपेबिलिटी है, कितना वो डिसर्न कर सकता है, डिसर्नेबल ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस डिसर्न कर सकता है ग्राउंड पे, उसे हम स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन की बात करें तो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो सेंसर है कितने वेवलेंथ्स के लिए सेंसिटिव है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंड के कितने बैंड्स के लिए या कितने स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रल रेंज के लिए वो सेंसिटिव है। तो मैं इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ तो आप समझ जाएंगे। मान लीजिए ये आपके पास इमेज है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि इसमें कलर कौन से होंगे, तो मैं इसी को RGB ले लूँ, केवल ब्लैक एंड व्हाइट की जगह RGB कर दूँ, मतलब 3 बैंड में इमेजिंग कर लूँ। एक बैंड मेरे पास था पैराक्रोमैटिक, या फिर आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट में मैंने प्रेजेंट कर दिया। अगर ब्लू ग्रीन रेड मैंने 3 अलग अलग बैंड में ले लिया, उनको कंबाइन कर दिया, तो मुझे इसका स्पेक्ट्रल इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, यहाँ पर इसका कलर भी मिल रहा है। ये फायदा है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन का। तो जितना ज्यादा स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन होगा उतना आपको इसके बैंड्स या फिर कलर क्लैरिटी मिलेगी। कलर तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी जो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन वो IR बैंड पे भी जाती है, वहां तो कोई कलर नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी हम तरीके हैं हमारे पास, जैसे R, ये BGR है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि GRIR। तो इसमें हम GR और IR में RGB इनको मैप कर सकते हैं। तो दिखेगा तो RGB में ही, लेकिन जो R है वो ग्रीन दिखाई देगा, ग्रीन जो है वो रेड वाले होंगे, जो रेड वाले होंगे ग्रीन होंगे, IR वाले आपको ब्लू में दिखा देंगे। यानी कि IR जो दिखता नहीं है, जो हमारी आंखों से दिखता नहीं, वो भी दिखना शुरू हो जाएगा। ये स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन हुआ। अब रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन की बात करते हैं। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन या कवरेज। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन में ये होता है सेंसर की सेंसिटिविटी टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आ रही है उसके प्रति कितना सेंसर सेंसिटिव है, यानी कि सेंसर कितना डिस्क्रिमिनेट कर सकता है स्लाइट डिफरेंसेस इन एनर्जी। एनर्जी जो आपको मिल रही है या फिर जो रिफ्लेक्टेंस वैल्यूज मिल रही है, एक्चुअली एनर्जी ही मिल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही तो एनर्जी तो आई, उस अलग अलग रेडिएशन को कितना वो डिसर्न कर सकता है, कितना डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, उसे हम रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन कहते हैं। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा आपको स्मॉल डिफरेंसेस मिलेंगे इमेज में, उतना डिफरेंसेस आपको दिखाई देगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये 2 बिट इमेज है, यानी कि ये केवल 2 बिट से रिप्रेजेंट हुई, या 0 है या 1 है, या आपको 0 है या 1 है। ये 2 बिट है, 2 बिट यानी 2 to the power 2 यानी 4, यानी 4 कलर है इसमें, 0 1 2 3 4। ये जो इमेज होगी ना आपकी, ये जो इमेज अगर मैं इसको बनाऊँ, एक इसका सब पार्ट बनाता हूँ, तो आपको या तो 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 0 2 3, यानी 0 से 3 तक वेरी करेगा केवल। अब इसी को मैं 8 बिट इमेज कर देता हूँ। आप देखिए रेडियोमेट्री से कितना फर्क पड़ता है। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन जैसे बढ़ेगा तो यहाँ पर आप देखिए कितनी वेरिएशन है। तो एनर्जी का जो डिफरेंस, एनर्जी के लिए जो सेंसिटिविटी है सेंसर की, यानी वो अब 2 मिनट में रिजॉल्व एनर्जी जो आ रही है उसको समझ सकता था, वो 8 बिट में समझ सकता है। 8 बिट में आप देखिए कि कितना वेरिएशन हो रहा है, यानी कि आपको 0 से लेकर 255 रेंजेस है, इंटेंसिटी या एनर्जी वैल्यूज है 0 से लेकर 255 है, यानी कि 0 से 3 समझिए और 0 से 255 किसका ज्यादा है, ये ज्यादा है, इसलिए आपको इमेज अच्छी दिख रही है। इसको अगर मैं इस तरीके से समझाऊं कि अगर बिट वैल्यू पे अगर जाते हैं तो 0 जो है वो इससे रिप्रेजेंट होता है, 256 इससे रिप्रेजेंट होता है 111 से। तो अगर आपके पास इमेज है, आप कहते हैं उसका मेरे पास रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन 2 है, तो 4 मैक्सिमम नंबर उसमें 4 हो सकता है, मतलब 0 1 2 3 मिलेगा आपका इमेज। इसी तरीके से अगर आपके पास 12 बिट की इमेज है तो 0 से लेकर कहां तक जाएगा, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। रेजोल्यूशन 12 बिट है तो कवरेज उसका रहेगा 0 से लेकर 4095 तक, क्योंकि 0 से ले रहे हैं इसलिए एक नंबर यहाँ कम करना पड़ेगा। और एक और चीज इसमें यह है
कि उस रेंज में आपको इतना क्लैरिटी आ जाएगी, इंटेंसिटी वैल्यू, क्योंकि बहुत कम जो एनर्जी है ना उसको भी वो सेंस कर रहा है, उसको भी दिखा रहा है। अब एक और चीज मैं बताता हूँ आपको कि इससे क्या फायदा होता है रेडियो बैटरी से। ये आइकोनॉस डिजिग्लोब के आइकोनॉस की 11 बिट एक इमेज है जो कैप्चर की गई थी, लेकिन इसमें क्लाउड की शेडो आ गई, यानी क्लाउड ऊपर है उसकी शेडो आ गई। अब क्लाउड की शेडो के बाद ये इमेज तो एक तरीके से हमारे लिए काम की नहीं रही, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आप इसको, अगर 11 बिट है और अगर इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर दें शेडो, क्योंकि 11 बिट है, इसमें 11 बिट ऐसा मतलब एनर्जी स्टोर्ड है, यानी कि आपने सेंस तो किया हुआ है, बस ये कि डिस्प्ले में आपको ये काला ब्लैक जो पोर्शन है ये हावी दिखा, लेकिन क्योंकि हमारे पास बिट वैल्यू ज्यादा है 11, यानी कि 2 की घात 11, और आप देखिए वो 2002 की 1024 ये 2 to the power 10 होता है, तो इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जाता है 2048 तक। तो आपके पास वेरिएशन है 0 से लेकर 2047 तक, तो इतना रेंज है, यानी कि इतने बिट एनर्जी, इतने डिफरेंसेस वो ले रहा है। तो अगर आप इसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, कुछ इमेज प्रोसेसिंग आप इसमें करेंगे, तो आपको एक्चुअल बैकग्राउंड इमेज दिख जाएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब टेम्पोरल रेजोल्यूशन की बात करें या कवरेज की बात करें, तो टेम्पोरल रेजोल्यूशन एक तरीके से रिविजिट पीरियड है, यानी कि जितना टाइम, मान लीजिए आपने अपने घर की इमेज खींची और उसके बाद 10 दिन बाद फिर खींची, 10 दिन बाद फिर खींची, आपकी आदत है कि आप हर दिन में खींचे, तो आपका टेम्पोरल रेजोल्यूशन 10 दिन हो जाएगा। बस ये है कि सैटेलाइट जब घूम रहा है आपके अराउंड और वो कुछ दिनों में दोबारा वही लौटता है जहां पर एग्जैक्टली वो वही इमेज ले सकता है। ऐसा नहीं कि वो कैमरे को या सेंसर को मूव करके लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में उस जगह की इमेज ले रहा है, उसे हम टेम्पोरल रेजोल्यूशन ही कहते हैं। तो टेम्पोरल रेजोल्यूशन का मतलब ये कि उसी जगह पे उसी समय आ जाए, और किस समय आए तो कितने दिनों बाद उस जगह पे आ जाएगा, उसे हम टेम्पोरल रेजोल्यूशन कहते हैं। तो टेम्पोरल रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है उस जगह को देखने के लिए, कवर करने के लिए, क्योंकि इससे बहुत सारी इमेज एनालिसिस होती है। बॉडीज है, लैंड सेट है, आइस सेट है, इन सबके बहुत बढ़िया रेजोल्यूशन, वो टेम्पोरल रेजोल्यूशन है, कवरेजेस है। मैं इसका आपको एप्लीकेशन बताता हूँ। ये टेम्पोरल डेटा का, यानी कि एक समय में आज लिया, 10 दिन बाद दूसरी जगह लिया, 10 दिन बाद उसी जगह का दूसरी बार लिया, तो इसके लिए हमारे पास ये एक हमने देखा कि चलिए 1973 में यहाँ की इमेज थी, 1987 में देखा क्या हुआ। तो एटलांटा एरिया का है, इसमें देखिए कितना अर्बन स्प्रॉल हो गया, यानी कि कितना ज्यादा अर्बन सेटलमेंट बढ़ गया इसमें। तो अर्बन सेटलमेंट बढ़ गया, ये तभी पता चल सकता था जब हमारे पास 2 डेट की, 2 अलग अलग समय की इमेज हो, जिसे हम टेम्पोरल डेटा कहते हैं। इसी का एक और एप्लीकेशन आपको बताता हूँ, क्योंकि इमेज हमारे, कोई भी इमेज होगी वो बेस मैप की तरह काम करती है, यानी कि आपके पास बेस मैप है, और वो बेस मैप बेसिक मैप की तरह मान लीजिए, उसके ऊपर आप अपना चाहे वेक्टर बनाएंगे, चाहे उसका एनोटेशन करेंगे, कुछ लिखेंगे, उसमें इंफॉर्मेशन डालेंगे, और जो प्रॉपर्टीज या कंडीशन है, एप्लीकेशन इसकी ये है कि हम प्रॉपर्टी और कंडीशन को इस बेस मैप पे डाल के और इसको और अच्छा बना सकते हैं, चाहे वो लैंड हो, ओशन हो या एटमॉस्फेयर। और मैप का जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है फीचर्स का, आप फीचर्स में आप देखेंगे कि आपका जैसे घर है तो वो एक पॉलीगन हो सकता है, अगर छोटे मतलब हाई रेजोल्यूशन इमेज है। अगर लो रेजोल्यूशन इमेज है तो वही जो घर है वो एक पॉइंट दिखाई देगा, वो इसे हम फीचर कह रहे हैं। और स्पेशल चेंजेस, जो स्पेशल चेंजेस है समय के हिसाब से, जो लोकेशन में या फिर उसके एरिया में तब्दीली हुई, वो स्पेशल चेंज हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे ये क्लासिफिकेशन हुआ है एक एरिया का। अब क्लासिफिकेशन एक सुपरवाइज्ड नहीं, क्लासिफिकेशन के तरीके हैं, सुपरवाइज होता है, अनसुपरवाइज होता है। तो क्लासिफिकेशन मतलब आप हर एक जो भी इमेज में चीज दिख रही है उसको हम क्लासीफाई कर लेते हैं। क्लासीफाई मतलब अलग अलग क्लास बना देते हैं, जैसे पानी के अलग क्लास बना लेंगे, घरों के अलग क्लास बना लेंगे, जैसे रोड्स हम के अलग क्लास बना लेंगे, कोई ऑर्चर्ड्स हम के अलग क्लास बना लेंगे। तो देखिए ये हमने किस तरीके से एक क्लास वाइज इसको डिफाइन कर दिया था कि पता चल सके कि अरे मैं तो हाइड्रोलॉजी वाला हूँ, मुझे तो पानी से काम है, मैं तो अर्बन सेटलमेंट वाला हूँ, मुझे तो अर्बन से काम है, तो मैं एग्रीकल्चर वाला हूँ, मुझे तो क्या एग्रीकल्चर एरिया चाहिए, तो मैंने अपनी क्लास निकाल ली और मैं उस पर काम कर सकता हूँ, बाकी एरिया की मुझे आवश्यकता नहीं। ये क्लासिफिकेशन का रिजल्ट है। इसमें देखिए यहाँ पर हाई डेंसिटी अर्बन यूज जो हमने अटलांटा का दिखाया था, वाटर देखिए ये सारा ब्लू जो है आपको वाटर में दिखता है। इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन से इमेज को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। जो बेसिक इमेज मिली थी उसमें हमें क्या दिख रहा है, अगर आप बहुत अच्छे फोटो इंटरप्रेटर हैं तो आप तो उससे पता लगा लेंगे, लेकिन अगर मुझे उसको कुछ एप्लीकेशन करने हैं, कुछ उस जगह को प्रिसाइज सेग्रीगेट करना है, उस पर एप्लीकेशन करना है, उस पर अपनी डिसीजन मेकिंग करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा उस जगह का। चेंज डिटेक्शन की बात देखिए, टेम्पोरल डेटा का क्या फायदा है। यहाँ पर एक नदी है, नदी में बाढ़ आई, ये इसका एक्चुअल फोटो है। अब यहाँ पर नदी में बाढ़ आने के बाद अगर मैं सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग करता हूँ तो यहाँ पर मैंने एक्चुअल फोटो चलिए मुझे दिख रहा है कि यहाँ पानी ज्यादा है, लेकिन इससे लॉस कितना हुआ, ये कहाँ कहाँ पानी गया, कौन कौन सी जगह है जिसका मुझे आगे ख्याल रखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर डैमेज असेसमेंट करना है, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे तरीके अपनाने हैं कि आगे चल के ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए मुझे सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग या सैटेलाइट इमेज की बहुत जरूरत पड़ेगी। ये अर्बन स्प्रॉल है, किस तरीके से समय समय के अनुसार
सैन फ्रांसिस्को में अर्बन सेटलमेंट, यानी कि यहाँ पर लोगों ने बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, तो कैसे बढ़े। 1850 में क्या था और 1996 में देखिए कितना ज्यादा इसमें अर्बन सेटलमेंट हो गया। अब वेदर का भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं आप, कि अगर कोई जो हमारे इनसैट सैटेलाइट्स है उनका काम ये है कि वो नोवा, देखिए नोवा सैटेलाइट के बारे में होगा, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि अभी हरिकेन आने वाला है, अभी कुछ आंधी आने वाली है, तूफान आने वाली है, पानी आने वाला है, तो हम बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, समय से पहले, और जान और माल का नुकसान हम बता सकते हैं। इससे ऊपर भी आप ऐसा नहीं कि केवल अर्थ का कर रहे हैं, मार्स का और जी मून का, जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है उनको भी मॉनिटर कर सकते हैं, वहां के वेदर कंडीशन हो रही है, वहां की सिचुएशन है। ये इंपॉर्टेंट इमेजेस इसलिए है क्योंकि ये काफी क्लासिक इमेज है, ये काफी यूज होती है रिमोट सेंसिंग में, अलग अलग क्लासेस में इसको समझाने के लिए। तो ये एक आग लगी हुई है, कहाँ आग लगी हुई है, ये जंगल में आग लगी हुई है, और उस आग का प्रकोप, उस आग का एरिया, ये इमेज बताने की कोशिश कर रही है अलग अलग सैटेलाइट से। इसी तरीके से सी सरफेस टेम्परेचर है, वो भी हम एनालाइज कर सकते हैं, सी सरफेस में किस तरीके से वेरिएशन हो रहा है। हम प्रॉपर, जैसे लोग कहते हैं कि अरे अभी ये यहाँ पर कुछ टेम्परेचर घट रहा है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, या CO2 बढ़ रहा है, इन सब का जो रिजल्टेंट है क्या वो वाकई में हो रहा है, और ये जो निष्कर्ष कैसे निकालते हैं लोग कि जो द्वीप है, द्वीप यानी कि आइलैंड है, उनका लेवल, पानी का लेवल बढ़ रहा है, वो सबमर्ज हो रहे हैं, तो उसका जो तरीका है वो इन्हीं तरीके की इमेजेस से ही आता है। अब डिजिटल एलिवेशन मॉडल की बात करते हैं। डिजिटल एलिवेशन मॉडल का मतलब ये होता है कि अब आपने ये देख लिया कि हमने इमेज तो ले ली किसी एरिया की, अब इमेज तो प्लेन होती है ना, अब मैं हाइट कैसे लाऊंगा। असली अर्थ को देखें, अगर अपने नेकेड आई से आप देखें तो आपको कहीं अर्थ प्लेन दिखता है, कहीं ना कहीं तो वो वेरिएट करता है, उसमें पहाड़ दिखेंगे, कुछ थोड़ा उभार दिखेगा, थोड़ा उसका, क्योंकि जो अर्थ का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहिए, उस हिसाब से अर्थ का एक जियोइड बना हुआ है, यानी कि एक अर्थ का अंडुलेटेड सरफेस है। तो उस डिजिटल एलिवेशन मॉडल का भी हमें उपयोग करना है, जिससे हम एक्चुअल अर्थ को रिप्रेजेंट कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास डिजिटल एलिवेशन मॉडल है, जो हमारे फिक्स ग्रेड में, जैसे आपको मैंने बताया था कि फिक्स ग्रेड में हमारे क्या होते हैं, इंटेंसिटी वैल्यूज होते हैं रास्टर इमेज में। इसी तरीके से डिजिटल एलिवेशन मॉडल भी रास्टर इमेज है, जिसमें हमको हर एक पॉइंट पे एलिवेशन वैल्यू मिलती है, हाइट वैल्यू मिलती है, ऑल्टीट्यूड वैल्यू मिलती है। जो इंटरवल्स होते हैं, एक अभी मैं इसका डायग्राम दिखाने वाला हूँ, हर एक इसमें जो वेरिएट करता है, जितने कम डिस्टेंस पे आपने हाइट नापी, मान लीजिए यहाँ से लेकर 1 मीटर तक नापी, 1 मीटर से हर एक हाइट 1 मीटर पर नापी, तो आपको बहुत अच्छा डिजिटल एलिवेशन मिलेगा। और अगर आपने 100 मीटर पर नापी है तो आपको एक इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, बीच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उतना क्लियर, इतना अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप ग्लोबल कवरेज की बात कर रहे हैं तो आपको चाहे पीक हो, वैली हो, ये सारी आपको मिल जाएगी। तो DTM और DEM का बड़ा एक इस साइंस में एक डिफरेंस माना जाता है। डिजिटल एलिवेशन जो होता है वो केवल एक सेट है रेगुलरली या इरेगुलरली स्पेस हाइट वैल्यूज का, उसमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जबकि DTM, जिसे हम डिजिटल टेरेन मॉडल कहते हैं, इसमें DM तो होता है, साथ में जो टेरेन सरफेस है, चाहे वो आपके रिजेस लाइन हो, चाहे स्पॉट हाइट हो, ट्रफ हो, कोस्ट शोर लाइंस हो, या फिर ड्रेनेज लाइंस हो, फॉल्ट्स हो, पीक्स हो, पिट्स हो, पासेस हो, ये सारी चीजें मिलके एक DTM बनाती हैं। यानी कि DEM को आप जोड़ दें सरफेस प्रॉपर्टी से भी या पैरामीटर से भी, तो ये आपका DTM बन जाएगा। डिजिटल एलिवेशन मॉडल कुछ इस तरीके से दिखता है, ये आपकी इंटेंसिटी वैल्यू ना हो कि अब ये हाइट वैल्यूज है, अब ये हाइट वैल्यूज है, और ये भी एक रास्टर की तरह है। रास्टर और वेक्टर में अंतर ये होता है, ये रास्टर आपको एक ग्रिड के रेगुलरली सैंपल्ड ग्रिड वैल्यूज होती है, और वेक्टर जो होता है उसमें ज्योमेट्री होती है, पॉइंट लाइन पॉलीगन। एक सैंपल पॉइंट अगर हम लें, देखिए ये अलग अलग पॉइंट है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं DEM को अपने GIS में और या किसी सॉफ्टवेयर में। तो आप ये DEM का तरीका है, पॉइंट के थ्रू दिखा सकते हैं, या फिर इनको इस तरीके से ट्राइंगल के थ्रू दिखा सकते हैं, जिसे हम यहाँ पर कह रहे हैं टिन होता है, ट्राइंगुलर इरेगुलर नेटवर्क। तो ये जो टिन देख रहे हैं आप, इसमें हर एक सरफेस पे जो भी ट्राइंगल का सरफेस है उसमें हाइट वैल्यूज कॉमन है, यहाँ पर जाए, यहाँ पर जाए, यहाँ पर जाए, इस ट्राइंगल में हाइट वैल्यू कॉमन है। तो ये तरीका होता है DEM और टिन को दिखाने का। अब DEM की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि DEM से हमको जो रिजल्ट मिलते हैं, जो इसका हम क्या हाइट वैल्यू से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट हमको मिलता है, एक तो हाइट तो निकाल ही सकते हैं, ये हाइट रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा एस्पेक्ट, स्लोप यानी कि अगर पानी यहाँ छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा, एस्पेक्ट ओरिएंटेशन क्या है स्लोप का। इसके अलावा हिल शेडिंग, अगर यहाँ से सन आ रहा है या कोई लाइट सोर्स आ रहा है तो कहाँ का हमको ऐसे एरिया मिलेंगे जहाँ पर धूप नहीं आएगी, या फिर जहाँ पर शेडो आएगी, प्लेन कर्वेचर, फीचर एक्सट्रैक्शन, ये सारे काम आप DEM से कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे उपयोग है, जैसे आपके पास किसी जगह का मैप है, सर्वे ऑफ इंडिया से आपने मैप ले लिया, और आपने मैप को इमेजिंग कर ली,
उसको अगर हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में दिखाना चाहते हैं तो उसके नीचे हम डीएम रखते हैं, और जिस तरीके से हम टेबल पे दस्तरखान बिछाते हैं या फिर कपड़ा बिछाते हैं, वैसे हम इसके ऊपर इमेज बिछा देंगे डीएम के ऊपर। तो ये उस जगह ऐसे बैठ जाएगी, इस तरीके से बैठ जाएगी कि आपको एक डीएम यानी कि एक एक्चुअल लुक आएगा। ये देखिए यहाँ पर भी कि जैसा एक्चुअल वर्ल्ड है हमारा। एस्टर की बात करना यहाँ बहुत जरूरी है। एस्टर इसलिए क्योंकि एस्टर एक सेंसर है टेरा सैटेलाइट। ये टेरा सैटेलाइट भेजा गया था यूएस और मेटी जे जापान के स्पेस सिस्टम इन्होंने कंबाइन करके भेजा था। तो टेरा सैटेलाइट में एस्टर सेंसर वैसे तो नॉर्मल सेंसर है, 15 मिनट में इमेजिंग करता है और 15 मीटर इसका रेजोल्यूशन है। लेकिन खास बात यह है कि एस्टर ने क्या किया, एस्टर सेंसर ने VNIR इमेजेस जो इनकी थी, उसमें VNIR इमेजेस को लेकर स्टीरियोस्कोपिक टेक्निक लगाई गई, और स्टीरियोस्कोपिक जो कोरिलेशन लगाते हैं उससे हमको हाइट मिलती है। तो जब हमें हाइट मिल जाती है तो एस्टर ने 99% ग्लोबल डीएम दिया, GDM। तो अगर आपको पूरे ग्लोब का डीएम चाहिए तो आपको एस्टर से मिलेगा। एस्टर होता है एडवांस स्पेसबोर्न थर्मल एमिशन एंड रिफ्लेक्शन रेडिएटर। 99 में लॉन्च किया गया था नासा के US अलॉन्ग विद जापान। स्पेशल रेजोल्यूशन ये नॉर्मल आपका 15 मीटर, 30 मीटर, 90 मीटर। तो यहाँ VNIR को मिला के क्योंकि बहुत शायद 1.3 मिलियन इमेजेस ली गई थी, और 16 दिन टेम्पोरल रेजोल्यूशन पॉसिबल है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है एस्टर, हम इसलिए इसकी बात कर रहे हैं। ये GDM का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि पूरे ग्लोबल कवरेज है इसकी, 99% ग्लोबल। इसके पहले SRTM था, उसने करीबन 80% कवरेज किया था। SRTM यानी कि शटल रडार टोपोग्राफी मिशन। इसमें क्या हुआ था कि एक इन्होंने हवाई जहाज भेजा था या शटल भेजा था और 11 दिन के लिए पूरे अर्थ की इमेजिंग की थी। और उसी हवाई जहाज में ही हवाई जहाज पे एक सेंसर था और करीबन कुछ मीटर पे 60 मीटर पे दूसरा था, उसी जगह उसी हवाई जहाज में। तो दोनों जगह से एक साथ इमेजिंग की जा रही थी। तो फिर उसके बाद स्टार इंटरफेरोमेट्रिक टेक्निक से हाइट निकाली गई थी। तो वो तरीका और ये तरीका दोनों ने ही आपके पूरे ग्लोबल अर्थ का डीएम उपलब्ध करा रखा है, जो फ्री है, आपके पास एक्सेसिबल है। इसलिए इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। रडार इमेजिंग किस तरीके से होती है, अगर रडार ये इमेज देखें आप, तो इसमें आपको वैसा इमेज नहीं दिखेगा जब आपको विजिबल इमेज हो। इसमें आपको कुछ व्हाइट या ब्लैक दिखेगा, और अलग अलग तरीके में, क्योंकि ब्लैक वो है जहाँ से आपके रिफ्लेक्टर्स वापस नहीं आ रही, व्हाइट है जहाँ से बहुत अच्छे से आ रही प्रोमिनेंटली, क्योंकि इसमें स्पेकुलर और ये इस तरीके के रिफ्लेक्शन हमें देखने पड़ते हैं सर्फेस पे। अब हम GIS की बात करते हैं, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर GIS, इसमें देखिए कि जियो मतलब अर्थ, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम जो अर्थ की इंफॉर्मेशन आपको दे सके या अर्थ से रिलेटेड फिनोमेना की इंफॉर्मेशन आपको दे सके, इसे हम ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कहते हैं। GIS क्यों उपयोगी है? क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है डेटा का, डेटावेयर, ह्यूमनवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसका कॉम्बिनेशन है, ताकि आप इमेज को जो एक्वायर कर सकें। एक्वायर तो आप कर ही रहे हैं, चाहे आप इसे खरीद के ला रहे हैं, चाहे आप रिमोट सेंसिंग से कर रहे हैं, या खुद ही खींच रहे हैं। उसको एक्वायर कर सकें, एक्वायर करके कलेक्ट कर सकें, उसको स्टोर कर सकें, स्टोर करने के बाद उनको एनालाइज कर सकें और फिर उसको किसी तरीके से प्रेजेंट कर सकें। ये सारा काम ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का है। GIS में लोग बोलते हैं ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन साइंस है, ये ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन, ऐसे काफी सारे नाम निकाले गए हैं, साइंस है या फिर इसकी स्ट्रेटेजी कह सकते हैं। तो GIS आपका, हम इसको ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो एक बड़ा शब्द है जो बाकी सबको कंटेन करता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो GIS एक ऐसा सिस्टम है कंप्यूटर हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, डेटावेयर का, और खासतौर पे लोग जो इस पे काम कर रहे हैं वो GIS एनालिस्ट हो सकते हैं, वो GIS नोवाइस हो सकते हैं, GIS इंटर्न हो सकते हैं, GIS स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, GIS एक्सपर्ट हो सकते हैं, फोटो इंटरप्रेटर्स हो सकते हैं, और फोटो एनालिस्ट हो सकते हैं, फोटो एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, इमेज एक्सपर्ट हो सकते हैं, रिमोट सेंसिंग पर्सन हो सकते हैं, या नॉर्मल आदमी भी हो सकते हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनको केवल GIS एक सॉफ्टवेयर सीखना है और वो काम कर सकते हैं जो उनसे एक्सपेक्टेड है। तो इनको ये जो चारे कॉम्बिनेशन है वो मैनिपुलेट कर सकें, एनालाइज कर सकें, प्रेजेंट कर सकें इंफॉर्मेशन को, जो स्पेशल लोकेशन से टाइड है। अब स्पेशल लोकेशन की बात जहाँ पर आई तो इसको मैं बताऊंगी। स्पेशल लोकेशन यानी कोई भी एक पॉइंट है, अच्छा पहले ये बताऊं, पॉइंट है इसका, जो भी पॉइंट है इसका लोकेशन होगा आपके पास, लैट लॉन्ग, और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन इसके साथ संबंधित है वो आपके पास हो सकती है। लेकिन पोजीशन लैट लॉन्ग, या अगर GCS में बात करें, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, या PCS में बात करें तो आपके पास इसके पास, जैसे UTM में करते हैं तो मीटर्स में आपकी इसकी लोकेशन होनी चाहिए। तो स्पेशल लोकेशन, अब GIS का मेन ये है कि ये ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो जो भी इसमें डेटा आएगा वो सारा स्पेशली रेफरेंस होगा, यानी कि उस डेटा में लैट लॉन्ग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो ज्योग्राफिकली रेफरेंस डेटा होगा। तो स्पेशल लोकेशन ये ज्योग्राफिक लोकेशन होती है। इंफॉर्मेशन इसके अलग अलग पार्ट की बात कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन क्या है इसमें, ये विजुअलाइजेशन है या एनालिसिस ऑफ डेटा है, आप देख भी सके, उसको एनालाइज भी कर सके, उसको रिप्रेजेंट भी कर सके, और दोबारा मतलब मैप के रूप में प्रेजेंट कर सके। सिस्टम की अगर बात करें तो लिंकिंग सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर को डेटा को लिंक करता है, इसलिए हम इसको सिस्टम कह रहे हैं।
या हम केवल इसको जीआईएस या जीआईएस केवल सॉफ्टवेयर ही तो कह सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर इन्वॉल्व है, लोग इन्वॉल्व है, साथ में डेटा इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीज को मिला के हम ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। लोग ये सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जो जीआईएस की सक्सेस में काम आता है, पर्सनल जिसपे इस पे काम करेंगे। तो रास्टर और वेक्टर का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा। रास्टर वेक्टर अगर हम जीआईएस में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैसे होगा। जो आपने अभी रास्टर मैंने बताया इमेज का, और जो मैंने रास्टर बताया आपको डीएम का, उससे थोड़ा सा वेरिएशन है यहाँ पर। रिप्रेजेंटेशन वैसे ही होता है, यानी कि रास्टर का रिप्रेजेंटेशन होगा ग्रिड में, जो रेगुलरली स्पेस ग्रिड है जो आप यहाँ देख रहे हैं वैसे ही होगा। जबकि वेक्टर में अगर आप यहाँ देखें तो वेक्टर में कुछ और तरीके से हो रहा है। वह रास्टर देखें, अगर आपके पास रियल वर्ल्ड इस तरीके से है, यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, नदी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हर एक पॉइंट पे जहाँ जहाँ ये इसको आर मिल रहा है वहां में आर रख दिया, जहाँ नदी है ये आर रख दिया, तो ये आपकी नदी बन गई ऐसे। और जहां जहां आपको ये हाउस मिल रहे हैं हमने हाउस रख दिया, इसी तरीके से हमने ट्री रख दिया। तो ये रिप्रेजेंटेशन है रास्टर रिप्रेजेंटेशन। जो एक्चुअल इसका डेटा स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, यानी कंप्यूटर में यानी एल्गोरिथम्स में। और जहां वेक्टर की बात करेंगे, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पर वेक्टर के हिसाब से ये पॉइंट हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगी। लाइन मतलब आपके पास बकायदा एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके। लाइन हर लाइन कॉम्बिनेशन है, एक y = mx + c, ये एक लाइन होगी, फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ऐसे करके कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब ये आपका पॉलीगन हो गया, ये आपका पॉलीगन है, बकायदा ज्योमेट्री है इसकी। तो वेक्टर और रास्टर इस तरीके से होता है। तो मोस्टली जीआईएस वेक्टर और रास्टर डेटा से डील करता है। तो स्पेशल एनालिसिस क्या है? अब क्योंकि इमेज एनालिसिस की बात हो रही है, तो इमेज एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि स्पेशल एनालिसिस कैसे करेंगे आप। स्पेशल एनालिसिस के मतलब ये आपको लोकेशन की एनालिसिस करनी है, एरिया की एनालिसिस करनी है, डिस्टेंस की एनालिसिस करनी है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की एनालिसिस करनी है, एक से दूसरी जगह आने की एनालिसिस करनी है, एक से दूसरी जगह शॉर्टेस्ट टाइम में जाने की एनालिसिस करनी है, एक से दूसरी जगह की एलिवेशन की या फिर उसमें स्लोप की एनालिसिस करनी है। ये सारी चीजें आपकी स्पेशल एनालिसिस में आता है, जिसमें प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस है, जिसमें नेबरहुड एनालिसिस है, जिसमें ओवरले एनालिसिस है। ये आपके स्पेशल एनालिसिस का भाग है। तो डेटा एनालिसिस हम चाहते हैं कि किसी तरीके से डेटा जो हमको मिला है उसको हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकें, प्रॉपर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकें। तो ये जो तरीका है एनालिसिस का, ये स्पेशल एनालिसिस का, ये क्या करता है कि लोकेशन, जो एंटिटीज की लोकेशन है उसके हिसाब से, उनकी लोकेशन के हिसाब से आपको एनालिसिस देता है। यानी आप क्या कर सकते हैं, या तो आप फीचर्स को, फीचर जो है पॉइंट लाइन पॉलीगन को हम फीचर्स कहते हैं, या तो ये चेंज हो जाएंगे एनालिसिस करने के बाद, या फिर एक ये चेंज नहीं होगी, आपको नई ज्योमेट्री मिल जाएगी। तो इसको एनालाइज करना विद रिस्पेक्ट टू योर पॉइंट लाइन पॉलीगन्स एंड ऑफ कोर्स रास्टर, जिसे हम स्पेशल एनालिसिस करेंगे। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आप उसको क्लियर समझ जाएंगे। देखिए प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस, ये एक स्पेशल एनालिसिस है जिसे हम बफरिंग कहते हैं। अब मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट को या फिर आपके रोड अथॉरिटी को, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को एक यहाँ से एक हाईवे पास करना है, जो लाल कलर में आपको दिख रहा है, ये हाईवे पास करना है। अब हाईवे पास करना है तो ये देखना है आप कोई कहाँ 60 मीटर तक हमें कोई भी, यहाँ से 60 मीटर, यहाँ से 60 मीटर, कोई भी हमें सेटलमेंट नहीं चाहिए, यानी ये एरिया फ्री चाहिए। तो आप एक सिस्टम पे बैठ के, जीआईएस में बैठ के, यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन से एरिया अफेक्ट होंगे, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जहाँ पे, जैसे रोड भी आ रही है बीच में, केवल घर ही नहीं, रोड भी आ रहे हैं, पेड़ भी आएंगे, और बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो खुद भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही होंगी। तो उनको किस तरीके से डील किया जाएगा, उनको किस तरीके से देखा जाएगा, पहले पता चले कौन कौन से इससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसे हम प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस कहते हैं, जिसे हम बफरिंग कहते हैं। हमने यहाँ बफर कर दिया, यहाँ से इस डिस्टेंस से यहाँ तक हमने बफरिंग बना दी। एक बफर हो गया किसके आसपास, यहाँ पर एक हाईवे के आसपास। तो अगर एक पॉइंट का बफर देखें, ये पॉइंट है तो इसका बफर ये हो सकता है। एक एरिया का बफर देखें, जैसे ये एक एरिया है, इसका बफर क्या हो सकता है, ये बफर हो सकता है। लाइन का बफर ये हो सकता है। ये बफर निकालने का तरीका इस तरीके से, आप एक टेंजेंट लाइन लेंगे और सर्कल एट नोड और वर्टेक्स यहाँ पर आपको मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी तरीके से, आप जैसे अलग अलग पॉइंट्स हैं, उसका बफर एनालिसिस करना है तो एक डिस्टेंस भी, मैं फॉर्मूला दिखा रहा हूँ सिंपल, आप इस तरीके से फॉर्मूला से यूक्लिडियन से निकाल सकते हैं। ये देखिए बफर एनालिसिस कैसा है इसकी, इस एक पर्टिकुलर एरिया। अब ये वेरिएबल डिस्टेंस बफर है, क्या जरूरी नहीं है कि अगर आपका एक यहाँ पे हाईवे पास हो रहा है तो उसके डिस्टेंस निकाल दें और काम हो गया। या फिर एक नदी है, आप देखना चाहते हैं कि ये अगर इसमें बाढ़ आएगी तो कौन कौन से एरिया अफेक्ट होंगे, कौन कौन से लोग होंगे, कौन कौन सी जगह होंगी, जिसे हमें सेफ गार्ड करना होगा। ये अलग अलग वेरिएबल डिस्टेंस। अब हमारे पास ये नदी है, ये ज्यादा बड़ी नदी है, इसमें अगर बाढ़ आएगी तो ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए हमने बड़ा बफर बनाया, करीबन 100 बफर डिस्टेंस, 100 यूनिट का। ये थोड़ी छोटी है, ये ट्रिब्यूटरीज है, तो इसको हमने केवल 75 बफर डिस्टेंस बना दिया, ये वाला 75। और ये बहुत ही छोटी है, ये तो इससे थोड़ी छोटी है, और ये सबसे छोटी है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि 50 का बफर बना दिया।
ये 50 का बफर। तो ये वेरिएबल डिस्टेंस बफर है जो हम बना सकते हैं। एक कंटिग्यूटी एनालिसिस देखिएगा, कंटिग्यूटी एनालिसिस मान लीजिए कोई एक स्टेट है, हम जानना चाहते हैं, देखिए यही बैठे बैठे हमें पता चल जाएगा कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इसको टच करते हैं या बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर ये बॉर्डर शेयर करने की बात की जाए, अब ये तो एक बड़ा हो गया कि आप जानते हैं कि एक स्टेट बहुत बड़ा होता है, उसके तो आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि देखिए अगर कोई उत्तराखंड है तो उसमें यूपी टच कर रहा है, उसमें हिमाचल प्रदेश टच कर रहा है, तो अभी बता सकते हैं कौन कौन से एरियाज उसको टच कर रहे हैं। लेकिन अगर छोटा एरिया हो, छोटा इलाका हो, तब उसके लिए कंटिग्यूटी एनालिसिस थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, लेकिन आपको उससे पता चल जाएगा कौन कौन से इफेक्टेड एरिया है, कौन कौन से बॉर्डर, यानी कि मान लीजिए आपको बॉर्डर ही बनाना है, एक जगह का बॉर्डर ही बनाना है, तो आपको कंटिग्यूटी एनालिसिस करनी पड़ेगी, जो आप जीआईएस से कर सकते हैं। ये नेबरहुड एनालिसिस है। नेबरहुड एनालिसिस यानी किसी पॉइंट के आसपास कौन कौन सी चीजें हैं। तो नेबरहुड एनालिसिस में वी कैलकुलेट एन आउटपुट वैल्यू एट अ लोकेशन फ्रॉम दी वैल्यूज व्हिच आर नियर बाय लोकेशंस। एक मूविंग हम विंडो चलाते हैं इसमें, और उस मूविंग विंडो से हम पता लगते हैं कौन कौन से नेबरहुड है। अब नेबरहुड के लिए हम बहुत सारी तकनीक यूज कर सकते हैं, जैसे मीन निकाल सकते हैं, मीडियन, मिनिमम, रेंज, मैक्सिमम, स्लोप, एस्पेक्ट, मेजॉरिटी। अब आपको नेबरहुड देखना है और देखना है कौन सी जगह पे पानी नीचे बहेगा, कौन सी जगह पानी ऊपर बहेगा, तो आप क्या यूज करेंगे, आप स्लोप या एस्पेक्ट यूज करेंगे। अगर आपको देखना है कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, तो कुछ मैक्सिमम टाइप यूज कर लेंगे आप, ये वाला। इस तरीके से आप नेबरहुड एनालिसिस कर सकते हैं। ये भी एक जीआईएस का पार्ट है। अब हम जो तीसरा और इम्पोर्टेंट पार्ट है, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस को संपूर्ण करेगा और एक पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी या फिर एक तरीके से एक साइंस बनेगा, एक मेथोडोलॉजी बनेगी कि इस तरीके से हम डेटा एक्वायर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फिर उसको लोकेशन अगर देना है तो कैसे देंगे, और अच्छी तरीके से उसको एक प्रिसाइज लोकेशन देना है तो कैसे। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये इसे हम जीपीएस कहते हैं शॉर्ट में। जीपीएस अब हाउस होल्ड शब्द है, यानी पहले 1995 तक ये केवल यूएस अथॉरिटी के पास था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के पास था। उसके बाद इसको उन्होंने पब्लिक के लिए ओपन कर दिया, फिर भी उन्होंने कुछ सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी वगैरह उसमें रखी थी, लेकिन अब वो सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी भी हटा दी है। इसका मतलब आप किसी भी जगह पे खड़े हो वर्ल्ड में, ग्लोब में, आप किसी भी एक जगह का प्रिसाइज लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं। प्रिसाइज लोकेशन यानी कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हाइट, एलिवेशन, ये तीनों चीज प्राप्त कर सकते हैं। तो वो देन है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की। जैसे मैंने आपको बताया कि नैवस्टार जीपीएस, ये ऐसा जीपीएस है जो वर्ल्ड वाइड है, सब लोग इसे यूज करते हैं। ये यूएस की देन है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, नेविगेशनल स्टार एंड रेंजिंग, इसे हम नैवस्टार जीपीएस कहते थे। अब हमारे पास जीपीएस है, हमारे देश का खुद जीपीएस है, जिसे हम IRNSS कहते हैं, वैसे ओरिजिनल जीपीएस है, यानी एक हमारे अर्थ और मतलब हमारे देश को, इंडिया को और आसपास के जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उनको वो कवर करता है और उनके लिए मददगार है, उनको भी ये सर्विस मिलती है। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अगर हम बात करें तो एक ऐसा सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन सिस्टम है जिससे उन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन सिस्टम से हमें एग्जैक्ट पोजीशन मिलती है। अब होता कैसे इसको हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बात करूं कि जीपीएस की बात करें तो करीबन 50 से लेकर 52 सैटेलाइट उनके पास हैं जो उन्होंने छोड़े हुए, जो ऑर्बिट में है, और इसमें करीबन 30 जो है हमेशा एक्टिव रहते हैं और 24 जो है हमेशा डेटा भेजते रहते हैं। 24 डेटा भेजते रहते हैं, यानी कि 24 ऐसे सैटेलाइट है जो अर्थ को रिवॉल्व कर रहे हैं और जिसका डेटा हमें मिल रहा है, यानी कि वो L बैंड में, L1 L2 बैंड में 1500 और 1300 करीब मेगाहर्ट्ज, एक अप्रॉक्सीमेट नंबर बता रहा हूँ आपको, 1545 समथिंग होता है, लेकिन 1500-1300 भी मानते हैं L1 L2 बैंड में। आपको वो कम्युनिकेशन या देते हैं, जो डेटा आता है उसमें डेटा आपके उस पर्टिकुलर सैटेलाइट का में एक एटॉमिक क्लॉक होती है, उस एटॉमिक क्लॉक का टाइम हमें होते हैं। तो इतना ज्यादा एटॉमिक क्लॉक का वो है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स भी हो जाए तो 1 नैनो सेकंड शायद वो कभी यूज करेगा टाइम, ऐसे एटॉमिक क्लॉक वहां लगाएगा। तो हमें वो टाइम हमें भेजते हैं और हमें स्पीड ऑफ लाइट तो पता ही है, तो स्पीड ऑफ लाइट का टाइम से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब जब एक जो लोकेशन उसमें ये तय किया गया है, इस तरीके से सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन बनाया गया कि हमेशा 4 सैटेलाइट कम से कम एक यूजर को मिलेंगे। तो जीपीएस का पूरा काम यही है कि आपको 4 सैटेलाइट मिलते हैं और उससे आप क्या करते हैं कि जो मैंने आपको साइंस बताया उससे आप कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंसेस को। तो सैटेलाइट हमारे पास ऐसे हैं जिसमें एक्यूरेट क्लॉक्स हैं जीपीएस सैटेलाइट के, वो ट्रांसमिट करते हैं डेटा सब एक समय, और एक तरीके से समझ लीजिए कि सारे के सारे सिंक्रोनाइज होता है डेटा। फिर उसके बाद हमको एलएमनैक डेटा मिलता है, यानी पोजीशन तो मिलती है सैटेलाइट की हर एक समय में। उसके बाद जो कंट्रोल स्टेशन है, ग्राउंड स्टेशन, वो उसे अपडेट भी करते रहते हैं। सैटेलाइट डेटा जो हम रिसीव करते हैं और जो रिसीवर की इंटरनल क्लॉक है, उस क्लॉक से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जो यहाँ से हमारे पास डेटा आ रहा है, यहाँ पर हम रिसीवर है तो 4 से आ रहा है, ऐसे 4 से आ रहा है, तो यहाँ से जो टाइम आ रहा है ये चारों टाइम आपके पास है और आपको ये पता है कि कितने समय में यहाँ पहुंचा। तो इस 3 × 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो हमें डिस्टेंस पता चल जाती है। तो ये जो डिस्टेंस है ये एक
रेडियस बन जाता है इसका स्फीयर का, ये जिसमें सेंटर पे एक सैटेलाइट है। तो ट्रायल इटरेशन से हम इसे यूज करेंगे। तो ट्रायल इटरेशन से कैसे आपको अपना लोकेशन कैसे पता चलता है। मान लीजिए आप ये सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट जैसे मैंने बताया हर जगह पे ये अपनी डेटा भेज रहा है पूरे डायरेक्शन में, मतलब चाहूँ और पूरे स्फेरिकल ओमनी डायरेक्शन। तो आप यहाँ नहीं हो सकते अगर आपको एक ही सैटेलाइट मिल रहा है। अगर 2 सैटेलाइट मिल रहे हैं तो जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे। अब 3 सैटेलाइट अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आपको केवल यहाँ है या यहाँ है। ये दोनों लोकेशन में एक को आप छोड़ सकते हैं, एक को ले सकते हैं, क्योंकि एक लोकेशन बहुत ही दूर हो। लेकिन फिर भी अगर आपको एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए तो चौथा सैटेलाइट लीजिए। जब ये चौथा सैटेलाइट इंटरसेक्ट करेगा तो आपको पता चला कि ये हमारी जो थी ये गलत थी, ये हमारे पास एक्चुअल लोकेशन। तो 4 सैटेलाइट से आपको एग्जैक्ट लोकेशन आपकी पता चल जाएगी। तो ये मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ कि पानी में अगर एक जहाज है और वो चाहता है कि उसके एग्जैक्ट लोकेशन पता चले, तो वो इन 4 सैटेलाइट को यूजिंग द ट्रायल इटरेशन वो आपका एग्जैक्ट लोकेशन आपकी पता कर सकता है। जीपीएस रिसीवर देखिए कितने टाइप के होते हैं। आपके मोबाइल में भी जीपीएस रिसीवर होगा और उस जीपीएस रिसीवर ये अलग अलग थोड़े स्पेशलाइज जीपीएस रिसीवर है। जैसे मान लीजिए ये ग्लोनास भी देता है, ये गैलीलियो भी देता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा जीपीएस रिसीवर ले रहे हैं और उसमें क्या क्या फैसिलिटी। कुछ जीपीएस रिसीवर ऐसे हैं जैसे लाइका और गार्मिन देते हैं, उसमें आप वेक्टर डेटा बना सकते हैं। मतलब मूव कर रहे हैं तो अपने आप लाइन बनती चली जाएगी और उसको जाके आप किसी मैप पे डाल दीजिए, ओपन स्ट्रीट मैप पे डाल दीजिए, तो आपने एक इन्फॉर्मेशन डाल दी तो आपको हमेशा के लिए मिल जाएगा कि हाँ भाई ये मूवमेंट है, ये रास्ता है, तो हमेशा के लिए रहेगा वो। तो इस तरीके से जीपीएस रिसीवर है। मोबाइल क्या करता है, मोबाइल में आपको केवल लोकेशन पता चल जाती है, वो भी इतनी प्रिसाइज नहीं होती, 10 से 20 मीटर होती। अगर आपको अच्छी लोकेशन पता करनी है तो होता क्या है कि आप यहाँ पर है, मान लीजिए इस तरीके से बताता हूँ, आप किसी जगह पर यहाँ पर है और ये सैटेलाइट है। अब यहाँ पर आपने इसका डेटा लिया और आपको कोई डेटा मिला, ये जो लोकेशन है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता है, बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन। ये भी डेटा ले रहा है, ये आपने भी डेटा लिया, इसने क्या किया, इस डेटा को लेके आपके पास इनएक्यूरेसी आई, मतलब 10-20 मीटर का आपको पता चल गया। अब इसने डेटा लिया और देखा कि अरे मेरी एग्जैक्ट लोकेशन ये थी, अब ये दिखी है, तो इसका मतलब ये जो एरर है ये मुझे एरर मिल रहा है, तो ये एरर इसको भेज देंगे इस बंदे को और वो इस एरर को घटा के अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। तो अब सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की बात कर लेते हैं। ग्लोनास है जो रशियन ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है, पूरी तरीके से ऑपरेशनल है, वर्ल्ड वाइड है। गैलीलियो ये यूरोपियन यूनियन है, उनका ग्लोबल जीपीएस है, जिसे गैलीलियो कह रहे हैं। 2020 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। बाइडू है, बाइडू ये है, ये पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का रीजनल सिस्टम है, यानी कि पूरे ग्लोब को कवर नहीं करता है। मतलब सैटेलाइट इस तरीके से नहीं घूम रहे हैं, सैटेलाइट घूम रहे हैं लेकिन वो कवरेज के लिए एरिया कर रहे हैं और कम सैटेलाइट कम एक तो डिस्टेंस कम है उनकी अर्थ से और वो कम एरिया कवर कर रहे हैं। तो बाइडू आपका पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना रीजनल सिस्टम। ऐसे हमारे पास कॉम्पास है, कॉम्पास जो है वो चाइना का ग्लोबल सिस्टम आने वाला है जो 2020 तक ऑपरेशन हो जाएगा। IRNSS है, इंडियन रिमोट नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, ये आपका रीजनल नेविगेशन सिस्टम। तो ये पूरे इंडिया को, जो नदर्न इंडिया ओशन है उसको कवर करता है, आसपास के एरिया कवर करता है। QZSS ये जापान का रीजनल सिस्टम है जो कवर करता है एशिया और ओशिनिया। तो ये हमने बात की रिमोट सेंसिंग, GIS और GPS की। ये कोशिश की कि हम तीनों को रिलेट करें और एक ऐसा वातावरण दें जिससे आप समझ सकें कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी आपस में इंटीग्रेटेड काम करती है और आपको एक इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग या प्लानिंग के लिए प्रेरित करती है। बहुत शुक्रिया।